हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस देखेंगे HUMA एंट्रेंस इकोनॉमिक्स का। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। और 31st क्वेश्चन आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, द टोटल सोशल एडवांटेज बिकम मैक्सिमम व्हेन टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर आर द कैरियर टू बी पॉइंट वेयर। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल बेनिफिट। Marginal social sacrifice is less than marginal social benefit. Marginal social sacrifice is equals to marginal social benefits. नॉर्मली आप लोग ये जानते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थियरी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई। फर्स्ट ऑप्शन नॉन राइवलनेस, सेकंड नॉन एक्सक्लूसिबिलिटी, थर्ड कॉन्टेक्स्टिबिलिटी एंड फ्री राइडिंग, लास्ट ऑप्शन। दोस्तों आप लोग को पता है कि पब्लिक गुड्स पे क्या होता है कि कॉन्टेक्स्टिबिलिटी नहीं होती, प्रतिद्वंदिता नहीं होती है। इसमें प्रतिद्वंदिता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेफर कर्व डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन। लेफर कर्व किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? इन्फ्लेशन एंड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू, द रियल इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड लास्ट ऑप्शन नो नो। तो लेफर कर्व जब भी बताता है रिलेशनशिप क्या आता है? टैक्स रेट एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू। तो राइट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन, टैक्स रेट एंड सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। मैंने बोला सही था, ऑप्शन गलत ठीक लगाया था। टैक्स रेट एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि इसका जब ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है तो एक तरफ इसका क्या होता है, एक तरफ रेवेन्यू होता है, एक तरफ टैक्स होता है। इधर टैक्स दिया रहता है नीचे में और ऊपर में रेवेन्यू। और इसका जो स्लोप बनता है ऐसे, जब जीरो टैक्स होता है तो जीरो रेवेन्यू भी होता है, जब रेवेन्यू मैक्सिमम होता है टैक्स इंटरमीडिएट होता है, एंड जब फिर डिक्लाइन जब होता है रेवेन्यू, लेकिन टैक्स क्या होता है तब 100% होता है। इसलिए रिलेशनशिप क्या होता है? टैक्स एंड टोटल रेवेन्यू का यहाँ रिलेशनशिप बताया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू क्या है? पब्लिक रेवेन्यू है कि ये फिजिकल पॉलिसी है। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो मीन्स कि एक तरह से ये मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कैश की रिजर्व की बात कही गई है। पब्लिक बोरिंग, पब्लिक से बोरिंग भी एक तरह से फिजिकल पॉलिसी है, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर ये भी फिजिकल पॉलिसी है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? राइट आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन। क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक बार आप फिर से देख लीजिए ऑप्शन क्लियरली, कैश रिजर्व रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्योर पब्लिक गुड्स इज जीरो और क्लोज टू द जीरो। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्योर पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड जानते हैं सरकार द्वारा प्रोवाइड करा था, जनरली वो क्या होता है? सस्ते ही होते हैं। या तो उनकी मार्जिनल कॉस्ट एंड एडिशनल यूनिट पर आप खर्च करते हैं तो क्या, या तो जीरो होगा और क्लोज टू जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज टू मेंटेन अ फ्री ट्रेड एरिया, अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर एंड सम डिग्री ऑफ यूनिफिकेशन इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन, जब सरकार व्यापार के लिए किसी भी क्षेत्र को समानता और फ्री ट्रेड एरिया घोषित करती है, आप जहाँ से आप लेबर और कैपिटल ले जा सकते हैं, तो उस जोन को क्या होता है? इकोनॉमिक यूनियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम आर। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोड और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। दूसरा रेसिप्रोसिटी, तीसरा प्रोटेक्टिज्म एंड फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए कोड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड ऑप्शन में सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस कोड में से हमें आंसर बताना है।
जब भी मल्टीलेटरल ट्रेडिंग किया जाता है उसके क्रॉस प्रिंसिपल में क्या होता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, ठीक है, रेसिप्रोसिटी वैक्यूमता भी पॉसिबल है, प्रोटेक्टिज्म आप कभी भी बैन नहीं लगा सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ की, इसलिए राइट आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, क्या, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशंस ऑफ द कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी, कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी का कौन सा इसमें ये एजम्पशंस नहीं है, देयर आर द फ्री ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ऑल लेबर यूनिट्स आर होमोजीनियस, क्या है, ऑल लेबर यूनिट्स आर होमोजीनियस, थर्ड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल बिटवीन टू कंट्रीज, एंड लास्ट ऑप्शन, देयर आर ओनली टू कंट्रीज। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर है हो गया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द परफेक्टली मोबाइल बिटवीन द टू कंट्रीज। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी में जब भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मतलब इजीली मोबाइल होना चाहिए टू कंट्रीज के बीच में, क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि लैंड तो नहीं हो सकता है, लेकिन लेबर एंड कैपिटल का इजीली मोबाइल किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संबंध नहीं रखता है, ट्रिप्स, फर्स्ट ऑप्शन है क्या, ट्रिप्स के मीन्स होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें क्लियरली दिखा रहा है ट्रेड रिलेटेड, मतलब इसमें ट्रेड से नहीं रिलेटेड होता है, इसमें बता रहा है ट्रिप्स मीन्स रिलेटेड है, फेमा, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसमें कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज, इसमें ट्रेड का कहीं जिक्र ही नहीं है, एक्सचेंज मैनेजमेंट, इस क्लियरली पता चलता है कि फेमा विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन, ट्रिम्स मीन्स होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, एंड ऑर्गेन मीन्स 8th राउंड ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन, एक तरह से इसमें कुछ बैरियर्स के साथ, कुछ एग्रीमेंट्स के साथ इसको किया जाता है। द राइट आंसर विल बी द फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट दिए गए इसमें से एक राइट आंसर को हमें बताना है। Multilateral trade negotiation are the process of increasing tariff of the trade among members countries. Second, multilateral trade negotiation are the process of increasing non-tariff barriers to trade. Third, multilateral trade negotiation are the process of increasing tariff but decreasing non-tariff barriers to trade. And the last option is the multilateral trade negotiations are the process of reducing tariff and non-tariff barriers to trade amongst member countries to WTO. राइट आंसर विल भी क्या होगा, मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नॉन टैक्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफर्स कर्व ऑफ अ कंट्री इज डिराइव फ्रॉम, किसी भी कंट्री का ऑफर कर्व, प्रस्ताव मीन्स कर्व कैसे ड्राइव किया जाता है, इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यस इससे भी ड्राइव किया जा सकता है, इट्स कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व कैसा है, इससे भी ड्राइव किया जा सकता है, रिलेटिव इंटरनेशनल प्राइस रेशियो, इससे भी ड्राइव किया जा सकता है, एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन अप्रोच इज आल्सो नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन प्राइस इफेक्ट डिवैल्यूएशन, सेकंड मनी इफेक्ट डिवैल्यूएशन, इनकम इफेक्ट डिवैल्यूएशन, एंड बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। एब्जॉर्प्शन अप्रोच दैट मीन अवशोषण अवधारणा किस रूप में भी माना जाता है, मतलब इसका सेकंड नेम कहा जा सकता है, तो इनकम इफेक्ट डिवैल्यूएशन विल बी द राइट आंसर। एब्जॉर्प्शन अप्रोच को इनकम इफेक्ट डिवैल्यूएशन अप्रोच भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बैंकिंग इज रेगुलेटेड बाय, इंटरनेशनल बैंकिंग किसके द्वारा रेगुलेट होती है, फर्स्ट ऑप्शन IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सेकंड ऑप्शन बेसल कमेटी, थर्ड ऑप्शन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड G7। तो इंटरनेशनल बैंकिंग जो रेगुलेट किया जाता है उस बेसल कमेटी के द्वारा, क्योंकि इसी द्वारा इसकी गवर्निंग एंड इसकी फाइनेंसिंग को देखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, बेसल कमेटी। विच ऑफ द रिलेवेंट कंडीशन एज्यूम बाय द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थियरी, फ्रेंड्स इसके 4 कोट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट, द कंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट, द कंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस, the countries are characterized by the different factor intensities, each country will export the commodity which use its abundant factor relatively incentive।
दोस्तों देखिए यहाँ पे कोट्स दिए हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा राइट होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। थर्ड में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, क्या है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोग आराम से मैच करा के इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, राइट आंसर विल बी द राइट आंसर विल सेकंड ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी इन रोस्टो स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो बताना है कि जो ट्रेडिशनल परंपरागत समाज का परिचायक है उसमें रोस्टो का कौन सा स्टेज रहा, कौन सा ग्रोथ का स्टेज है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लिमिटेड प्रोडक्शन फंक्शन, सेकंड नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्री न्यूटोनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो रोस्टो का कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए लिमिटेड प्रोडक्शन फंक्शन सबने अपनाया था। ठीक है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जनरली ये चाहते थे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन न रहे। ठीक है, प्री न्यूटोनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितना ज़्यादा अपग्रेड रहे नहीं अच्छा रहता था। एंड डोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे ज़्यादा ये लोग फोकस करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर, A, C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, a developing country may still not grow fast primarily due to फोर ऑप्शन है यहाँ पे, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इलिटरेसी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। देश में ज़्यादातर बचत होने के बावजूद भी ये नहीं होने का रीज़न, मेन रीज़न है कि लास्ट ऑप्शन है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। किसी भी प्रोडक्ट को इन लोगों को अपने प्रोडक्शन को किसी भी अदर देश में बेचने के लिए, मतलब आउटफ्लो करने के लिए इनको ज़्यादातर कैपिटल के लिए हाई कैपिटल, मतलब ज़्यादा कैपिटल का बर्न करना पड़ता था, उनको देना पड़ता था। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग क्लियरली से पढ़ कर लगा लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपोथेसिस दैट द डिग्री ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ इनकम इंक्रीज एट द इनिशियल स्टेज एंड डिक्लाइन एट लेटर स्टेज इन द डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ नेशन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाई। देखिए दोस्तों, ये विचार साइमन कुजनेट्स की है कि नेशनली आर्थिक विकास जब किया जाता है देश में तो क्या होता है, इनकम जनरली बढ़ती है, फिर बाद में क्या होती है, घटती है। ये विचार है साइमन कुजनेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ कंपोजिट HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फर्स्ट GDP इंडेक्स, सेकंड एजुकेशन इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एंड डेप्रिवेशन इंडेक्स। राइट आंसर विल बी द डेप्रिवेशन इंडेक्स। डेप्रिवेशन मीन्स कि वंचन, मतलब कि लोग उससे अछूत रह जाते हैं, इसलिए डेप्रिवेशन को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन द बिलो। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसके लिख के कॉपी पे इसका मैच करा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following factor is stressed by Schumpeter in his theory of economic growth। इकोनॉमिक ग्रोथ में शुम्पीटर मतलब कि सिद्धांत पे ज़्यादा बल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इनोवेशन, सेकंड लेसेस फेयर, थर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फोर्थ सरप्लस वैल्यू। शुम्पीटर ने अपने जो विकास के सिद्धांत में सबसे ज़्यादा बल दिया है, किस पे फोर्स किया है, इनोवेशंस पे, सबसे ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ पे फोर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग पुश स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट वाज फर्स्ट एडवोकेट बाई। किसने सबसे पहले बिग पुश स्ट्रेटजी को अपनाया था या फिर किसने इंट्रोड्यूस किया था।
राइट आंसर विल बी द रोजेस्टीन रोडान। राइट आंसर रोजेस्टीन रोडान। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार थोड़ा सा इनको पूरा देख लेते हैं। देखिए रोजेस्टीन रोडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नाइफ एज प्रॉब्लम इन द हार्वर्ड डोमार ग्रोथ मॉडल implies a constant. फर्स्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन, सेकेंड आउटपुट, थर्ड रेट ऑफ सेविंग, फोर्थ कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसके कुछ कोड्स दिए हैं, इसका हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो हार्वर्ड डोमार के ग्रोथ मॉडल कौन सा कांस्टेंट माना जाता है? इसमें क्या होगा? राइट आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, ओनली कैपिटल आउटपुट रेशियो विल बी द कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ओनली कैपिटल आउटपुट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। लिस्ट करना है फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी लिस्ट फर्स्ट से सेकंड को लिस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग इससे मैच करा लीजिएगा। राइट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सोलो द लॉन्ग रन रेट ऑफ ग्रोथ इन एन एडवांस इकोनॉमिक हार्वर्ड। कह रहा है कि द लॉन्ग रन रेट ऑफ ग्रोथ इन एडवांस इकोनॉमिक इक्वल हार्वर्ड, मतलब सोलो के अनुसार इसमें कौन सा सही होगा? नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, सेकेंड वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, थर्ड एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ एंड वारंटेड रेट ऑफ टेक्निकल प्रोसेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। और रेट के अनुसार नेचुरल रेट क्या होता है? उसका इक्वल होता है नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए लिस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग इसे लिस्ट कर लीजिएगा। राइट आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलो बिल्ट हिज मॉडल एज एन अल्टरनेटिव टू, किसके अल्टरनेटिव उसने अपना विकल्प दिया था या निर्मित किया था अपना मॉडल को? कार्ल मॉडल ऑफ ग्रोथ, रेनिस फी मॉडल ऑफ ग्रोथ, मिड मॉडल ऑफ ग्रोथ, हैरोल्ड डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्ट ने किसका, सोलो बिल्ट ने किसके अल्टरनेटिव अपना मॉडल दिया था? हैरोल्ड डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ। कौन सा? हैरोल्ड डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू डेवलप इन टर्म ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल इमरजेंस। तो सीक्वेंस बताना है, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा? फर्स्ट ऑप्शन पर कैपिटा इनकम अप्रोच, सेकंड बेसिक नीड अप्रोच, थर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अप्रोच। दोस्तों सबसे पहले बेसिक नीड अप्रोच सबको जरूरत पड़े, बेसिक नीड सभी की जरूरत, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा बेसिक नीड अप्रोच। सेकंड पर कैपिटा इनकम अप्रोच, पर कैपिटा इनकम, जब इंसान के पास इनकम होगा तभी अपने वो विकास के बारे में सोच पाएगा। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अप्रोच, यानी सीक्वेंस होगा BAC। देन राइट आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन BAC। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 2 में हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस, आगे के क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, द फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स PQLI इज बेस्ड ऑन। इसका जनरली फुल फॉर्म ये भी होता है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसलिए थोड़ा समय गड़बड़ हो गया था। इसमें बताना है कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स किस पे बेस्ड होता है। फर्स्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेकंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड हेल्थ सर्विसेज। थर्ड प्रोविजन ऑफ सैनिट। जब भी हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात करेंगे, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी रेट कैसा है हमारा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में यही लगता है, डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, द राइट आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सॉरी, थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट अभी ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।